ये तस्वीर आप भूल तो नहीं गए दोस्तों। राहुल गांधी के गुरु दिग्विजय सिंह को बोलने से कौन रोक रहा था, याद कीजिए। पुलवामा आतंकी हमला हुआ, उसमें लैप्स हुआ है। बिल्कुल लैप्स हुआ है। तो दिग्विजय जी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिग्विजय जी सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेकर क्या अब एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये भी आप नहीं भूले होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कौन से नेता ने पत्रकारों के साथ बदतमीजी की थी, देख लीजिए। Please allow us to walk. पर सर आपको लगता है ऐसे बयानों से बचना चाहिए? Please allow us to walk. और ये भी आप जानते हैं ना दोस्तों कि राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो यात्रा की बातें करते नहीं थकते, वहां एक ही शहंशाह था। एक और वीडियो दिखाता हूं। What do you have to say regarding that? Please ask him. But You please ask him. so we are just asking him a question because We have answered the question. Okay. He has answered. We have answered. Now don't just move on. we are just Move on. Move on. Please move on. Please move on. Let's walk. Allow me to we are walk. not stopping you to walk. आप ठीक पहचान रहे हैं दोस्तों, ये जयराम रमेश हैं जो राहुल गांधी के साथ यात्रा तो करते ही थे, राहुल गांधी की हर कार्यक्रम को कंट्रोल करते थे और उन्हें बताते भी थे कि आपने कितने दिनों में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक छोटा हिस्सा। This is your 13th press conference in the last 135 days. और जो मैं आपको बता रहा हूं ना, उसको आपको दिखा भी देता हूं कि अगर पत्रकारों को सवाल पूछने से रोकना होता था तो ये जनाब बेहिचक रोक देते थे। मैं आपको एक विजुअल दिखाता हूं कि राहुल गांधी बोलना चाहते थे तो उन्हें चुप भी करा देते थे। अगर ये हिम्मत किसी नेता में हो तो वो कितना बड़ा नेता होगा। जरा ये हिस्सा देखिए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय खत्म हो चुका है। अगर आप अंत में कुछ दो चार शब्द बोलना चाहते हैं, क्या क्या बोलिए प्लीज बैठ जाइए। पूछिए। No, press conference is over. Please sit down. Please sit down. Please sit down. This is not a free for all press conference. Please sit down. Please sit down. Supriya, please. Supriya, please. This is not a free for all press conference. Please. Mr. Rahul Gandhi will make final remarks for 2-3 minutes and No, this but she's raising press an conference- interesting question. लेकिन आपके मन में दोस्तों सवाल उठ रहा होगा कि आज जयराम रमेश की बात क्यों, तो इसका जवाब भी आपको देता हूं। दरअसल राहुल गांधी की ये जो गुरु हैं, जो हमेशा कहते रहे कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, आप ये रिपोर्ट देखिए, उन्होंने खुद माफी मांग ली। और माफी किससे मांगी है, किससे डर गए हैं? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से मांगी है माफी। और ये माफी का राज क्या है ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन जयराम रमेश की कुछ कारस्तानियों को भी आज मैं डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस समय की एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। मैंने देखा नहीं कि किसी ने इस तरीके से दिखाया या दिखाया भी, लेकिन ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है। और जब मैं आपको ये बताऊंगा, उसके पीछे का रहस्य समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। राहुल गांधी के गुरु, जो इस समय के गुरु हैं जयराम रमेश, उन्होंने माफी मांगी है। और ये माफी किसी और से नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम धूमल से। और प्रेम धूमल कौन है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के पिता भी हैं। है ना कमाल की खबर? ये देख करके अब आपको पता चला या नहीं चला, ये आप खुद सोचिए। और जयराम रमेश का माफी मांगना कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस समय कांग्रेस में जो सबसे ऊंची लीडरशिप है, सबसे बड़ी लीडरशिप है, उसमें ये बहुत बड़े नेता हैं। और इन्हें ऐसे ही राहुल गांधी का गुरु मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि माना जाता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके असली सूत्रधार यही रहे हैं। और इसीलिए उन्हें हर कार्यक्रम में विशेष तवज्जो दी जाती है। अब मामला क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल जयराम रमेश ने 2 अगस्त 2015 को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर पर कई आरोप लगाए थे। और कांग्रेस नेता ने जयराम रमेश ने धर्मशाला स्थित HPCA यानी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के बारे में धूमल और उनके परिवार पर कई आरोप लगाए थे जो तथ्यहीन कहे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने लगाए थे। और उस समय अनुराग ठाकुर जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, उस समय वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। अब आरोप लगाया गया तो उन लोगों ने प्रतिरोध किया और इसके बाद जब ये माने नहीं तो इन लोगों ने कानूनी रास्ता चुनने का फैसला किया, कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, अभी भी हाई कोर्ट में है। अब जब जयराम रमेश को लगा दोस्तों कि वो फंस सकते हैं तो उन्होंने तुरंत केजरीवाल का रास्ता अपना लिया। जैसे केजरीवाल जी माफी मांगते रहते हैं ना घूम घूम करके, इन्होंने भी माफी मांग ली। और जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने 7 अक्टूबर को, देखिए कितने दिन हो गए जब आज मैं वीडियो बना रहा हूं, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम धूमल से जाकर मुलाकात की। 7 अक्टूबर की खबर है। अब आप मेरे सभी दर्शकों से मैं पूछता हूं, आप जरूर बताइएगा कि क्या किसी मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को इस तरीके से दिखाया, और जो मैं आज आपको बता रहा हूं जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये जो जयराम रमेश है ना, वो बकायदा इसके लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे और जानकारी के मुताबिक हमीरपुर स्थित जो धूमल का घर है उसके पास एक रेस्ट हाउस है। रात के समय दोनों नेताओं से मुलाकात की और हाँ, सिर्फ माफी मांगने के लिए पहुंचे थे, जो मैं आपको बता रहा हूं। जानकारी के मुताबिक दोस्तों, प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर ने माफ कर दिया है। धूमल अब केस नहीं चलाएंगे और अगली सुनवाई 4 नवंबर को है, तो माना जा रहा है कि वो केस वापस ले लेंगे। और इससे पहले जब मैं आपको जयराम रमेश की बात बता रहा हूं ना, तो ये भी माफीबाज हो गए हैं। जैसे केजरीवाल, वैसे ही आप देखिए, दिसंबर 2020 में जयराम रमेश ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल से भी माफी मांगी थी। और इस मामले में भी जयराम रमेश ने एक पत्रिका की आड़ में विवेक डोभाल पर उल्टे सीधे आरोप लगा दिए थे। उस समय भी यही किया था, जिसके बाद विवेक डोभाल ने आपराधिक मामला चलाने का फैसला किया। लेकिन जब लगा जयराम रमेश को कि वो फंस सकते हैं, तो उन्होंने माफी मांगने का फैसला किया। और जयराम रमेश के माफी मांगने के बाद विवेक डोभाल ने भी उनके खिलाफ केस वापस ले लिया। अब ऐसे में सवाल उठता है दोस्तों कि अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहने वाले जयराम रमेश, जो इस समय राहुल गांधी के गुरु बने हुए हैं, वो अपने चेले को, राहुल गांधी को कहेंगे कि उन्हें भी अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। जरा बड़े ध्यान से सोचिएगा, हो सकता है कह भी दे, क्योंकि तो अब तो मैं आपको 2-2 कहानियां दिखा चुका हूं, लेकिन इनकी पुरानी कहानी भी है। आप आश्चर्य करेंगे, जयराम रमेश के लिए माफी मांगना कोई नई बात नहीं है दोस्तों। जब ये यूपीए सरकार में मंत्री थे, तब भी पूर्व प्रधानमंत्री, मतलब उस समय मंत्री थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से माफी मांग चुके हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर इतना सब कुछ करने वाले जयराम रमेश को इतना महत्व मिलता क्यों है? तो इसकी एक वजह है, बड़ी विशेष वजह है दोस्तों, उनका चीन के साथ एक पुराना प्रेम, जो कांग्रेस के प्रेम के साथ भी मेल खाता है। जब वो यूपीए सरकार में मंत्री थे, तब भी यही हाल था। और चीन के प्रति इनके प्रेम को समझाने के लिए मैं इनका एक 13 साल पुराना बयान सुनाता हूं, बहुत छोटा हिस्सा सुन लीजिए। So India and China have had very close coordination, very close links. और जानते हैं, जब यूपीए की सरकार गिर गई तो गांधी परिवार के सितारे तो गर्दिश में गए ही, जयराम रमेश भी किनारे कर दिए गए, साइडलाइन कर दिए गए। लेकिन अचानक से चीजें आई हैं दोस्तों। 2022 में जयराम रमेश राहुल गांधी के सबसे करीब नजर आने लगे और इन्होंने राहुल गांधी के लिए भारत जोड़ो यात्रा की पूरी तैयारी की, जो 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। और इस यात्रा के दौरान उन तमाम शक्तियों को एकजुट करने का काम किया गया जो भारत में सत्ता परिवर्तन चाहते थे
ये यात्रा उन ताकतों की मदद से चल रही थी जो इस काम में कांग्रेस की सहायता करना चाहते थे। अब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं कई वीडियो बना चुका हूं। राहुल गांधी का बार बार चीन के मुद्दे को उठाना और जयराम रमेश का इस यात्रा में महत्व मिलना क्या कोई गड़बड़ झाला का संकेत नहीं कर रहा था? और मैंने तो कई वीडियो के जरिए आपको दिखाया हूं दोस्तों, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं है कि जयराम रमेश का चीन के प्रति व्यवहार कैसा रहा है और चीन की वजह से भारत के प्रति भी व्यवहार कैसा रहा है, किस प्रकार से ये चीन के प्रति प्रेम दिखलाते रहते थे। और इनके बयानों में मैं आपको एक और छोटा बयान दिखाता हूं, पता चलेगा कि चीन के प्रति जो प्रेम है ना, वो रह रहकर उमड़ता घुमड़ता रहता था। एक छोटा हिस्सा। In the early 80s, India was far ahead of many other countries in solar energy, in wind energy, all technology. But 25 years later, countries like China have moved ahead. देख रहे हैं ना? और इसी प्रकार का बयान राहुल गांधी विदेश जाते थे तो मैं आपको दिखाया कि किस प्रकार से चीन की तारीफ करते रहते थे। ये उसी का असर है। और जब ये मंत्री थे यूपीए सरकार में, जब इनसे चीन के मामले में सवाल पूछा जाता था तो जवाब देने से मना कर देते थे जनाब। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शांत रहिए, शांत रहिए। और यही नहीं, मैं आपको बड़े रिसर्च के साथ कुछ पुरानी चीजें दिखा रहा हूं। 2010 में, बड़े ध्यान से साल सुनिए, 2010 में अपनी चीन यात्रा के दौरान जयराम रमेश ने चीन का दिल जीत लिया था, जमकर दिल जीता था। चीन के समाचार पत्र में इनके लिए प्रशंसा के लेख लिखे जाते थे। जब देश में चीन को लेकर इनके प्रेम का विरोध होता था तो चीन जयराम रमेश का समर्थन करता था। और इसी चीन यात्रा के दौरान जयराम रमेश ने देश के गृह मंत्रालय की सुरक्षा नीति पर सवाल खड़ा कर दिया था। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को दोस्तों, कि देश के गृह मंत्रालय की सुरक्षा नीति पर सवाल खड़ा कर दिया था। चीन की टेलीकॉम कंपनियों के भारत में आने के लिए पूरा जोर जयराम रमेश ने लगाया था और कहा था कि भारत का गृह मंत्रालय चीन की कंपनियों को लेकर बिना वजह शक करता है। इस पर गृह मंत्रालय ने, उस समय के गृह मंत्रालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर शिकायत की थी। और इसके बाद वो मनमोहन सिंह जो कम बोलने के लिए मशहूर थे, जो बोलते ही कम थे, उन्होंने भी इनको जमकर फटकार लगाई थी, डांटा था। और इस एपिसोड के लिए जयराम रमेश को उस समय भी लिखित में माफी मांगनी पड़ी थी। और जानते हैं जयराम रमेश के दिल में चीन के प्रति कितना प्यार है। वहां की टेलीकॉम कंपनियों को भारत में आने की वकालत अपनी किताब में भी की है, जिसका जिक्र हाल ही में मशहूर वकील महेश जेठमलानी ने एक ट्वीट में किया। आप ये ट्वीट देख लीजिए बड़े ध्यान से। जयराम रमेश के कारनामे बहुत बड़े हैं दोस्तों, और उसके बारे में इसीलिए रिसर्च के साथ एक एक चीज दिखा रहा हूं। आप हैरान हो जाएंगे कि जयराम रमेश सिर्फ चीन की कंपनियों को भारत आने देने की न केवल पैरवी करते थे, बल्कि इन्होंने अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर सुबनसिरी नदी पर बनने वाले बांध के लिए चीन से मदद लेने की भी वकालत की। आप सोचिए, जिसके खिलाफ बनाया जा रहा है उसी से मदद लेने की वकालत की जा रही है। और एक तरफ चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर विशाल बांध बना रहा था जो भारत के लिए खतरा था, तो दूसरी तरफ जयराम रमेश चीन को अरुणाचल प्रदेश में आने देने के लिए अपनी ही सरकार में वकालत कर रहे थे। और जयराम रमेश ने यही नहीं किया दोस्तों। जब चीन के बांध से भारत के पूरे उत्तरी पूर्वी हिस्से पर खतरा बढ़ रहा था, तो उस समय उन्होंने अपने मंत्रालय के जरिए एक खतरनाक काम किया। जयराम रमेश ने अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ उत्तर पूर्व के राज्यों की सभी परियोजनाओं पर पर्यावरण का सवाल खड़ा करते हुए रोक लगा दी। और आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, देखिए इस खबर को। जयराम रमेश ने अपने पर्यावरण मंत्रालय के जरिए भारत में आने वाले एफडीआई पर भी बेड़ियां डाल दी और पर्यावरण के सवालों को खड़ा करके पूरी तरीके से
विदेशी निवेश और विकास के मामले में निचले स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। भारत को खड़ा कर दिया, यह मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल जयराम रमेश का चीन से अत्यधिक लगाव था दोस्तों, और इस लगाव में वो भारत को पीछे करते रहे, चीन को आगे बढ़ने का मौका देते रहे। अपने इस छलावे को छिपाने के लिए चीन भारत गठजोड़ के लिए उन्होंने एक नया शब्द चिंदिया गढ़ दिया था। आज भी चिंदी मीडिया बोलते हैं ना, तो ये जो चिंदिया है ना, ये इन्होंने ही गढ़ा था, चाइना और इंडिया को मिला करके। और चीन के लिए अपनी ही सरकार में खुलेआम काम करने वाले जयराम रमेश लगातार मंत्रिमंडल में बने रहे। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं दोस्तों, कि जो व्यक्ति अपनी ही सरकार के खिलाफ काम कर रहा, अपने ही देश के खिलाफ आरोप लग रहा है काम करने का, उससे सरकार में शामिल किया जाता रहा। उन्हें हटाना किसी के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और सीपीसी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच राहुल गांधी द्वारा, खुद राहुल गांधी ने हस्ताक्षर किए थे, 2008 में ही समझौता किया गया था। अब ये कब की परिस्थिति है, ये भी बड़े ध्यान से समझिए। ये वही सरकार है दोस्तों, यूपीए की सरकार, जिसने खुलकर माना था कि उसके शासनकाल में चीन भारत की हजारों किलोमीटर जमीन को निगल चुका है। तो कुल मिलाकर के साथियों, जयराम रमेश को आप कांग्रेस का एक प्रतीक समझ सकते हैं, बल्कि कांग्रेस क्यों, पूरे इंडिया अलायंस का एक प्रतीक समझ सकते हैं, जो सिर्फ अपने स्वार्थ में किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं। वो नेता के खिलाफ बोल सकते हैं, पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, अपने देश हित को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब परिस्थितियां विपरीत होंगी तो ये माफी मांगकर काम चला लेंगे। और यही आज के एपिसोड में भी नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।